किशोरपुर गांव में कोरोना वैक्सीनेशन का दौर शुरू हो गया है। गांव के 3 मजदूर किसान आपस में बातें करते हुए, बहुत परेशान कर दिया है इस कोरोना महामारी ने। हाँ, कल ही अपने गांव का वो किसान चंदू भी इस बीमारी के चलते निपट गया। एक तो ये महामारी, ऊपर से ये लॉकडाउन, परेशान हो गए हैं। पर अब जो भी हो, इस महामारी से लड़ना तो पड़ेगा ही। हाँ, सही कहा। सुनने में आ रहा है कि हमारे गांव में भी कोरोना का इंजेक्शन लगना शुरू हो गया है। अच्छा, चलो कल चल के पता करते हैं। रमेश, किशन और श्याम तीनों दूसरे दिन वैक्सीनेशन की जानकारी लेने कोरोना वैक्सीनेशन शिविर में जाते हैं। सामने एक आदमी बैठा होता है। रमेश जाकर उससे पूछता है, साहब, हम तीनों को भी कोरोना की दवाई लगवानी है। आदमी गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, अरे अरे, पहले तो दूर रहकर बात करो। पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं, न कपड़े साफ है न मास्क। ऐसे ही लोगों के कारण बीमारी और फैलती जा रही है। चलो अपना रजिस्ट्रेशन दिखाओ। कैसा रजिस्ट्रेशन साहब? जब तुम लोगों को कुछ पता नहीं तो मुंह उठाकर चले क्यों आते हो, और अपने फोन से रजिस्ट्रेशन करवाओ। पर साहब, हम मजदूरी करके कमा कर खाने वाले लोग हैं, हमारे पास फोन कहाँ से आएगा? तो मरो फिर, बस हमारा समय बर्बाद न करो। पहले ही बहुत भीड़ है यहाँ, जाओ तुम लोग। इतना कहकर वो आदमी कैंप के अंदर चला जाता है। श्याम, रमेश, किशन तीनों अपने घर लौट आते हैं। किशन घर जाकर खाट पर बैठ जाता है और अपनी पत्नी रूपवती को आवाज लगाता है, भाग्यवान, पानी लेकर आओ, प्यास के मारे गला सूखा जा रहा है। हाँ जी, आई। रूपवती किशन को पानी देती है। इतने में किशन का बेटा केशव भी आ जाता है। केशव किशन के पास बैठ जाता है और बोलता है, पिताजी, आपको कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है ना कोरोना का टीका लगवाने के बाद? क्योंकि बहुत लोगों को हल्का बुखार आ जाता है। अरे बेटा, हम गरीबों की मौत तो कोरोना से ही होनी है, निश्चित है ये बात तो। शुभ शुभ बोलिए, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो और क्या बोलूं भाग्यवान, कोरोना का टीका लगवाने गए तो हमारी गरीबी के कारण हमें इस महामारी की दवाई तक नसीब नहीं हुई। मतलब पिताजी, रमेश, मैं और श्याम जब वहाँ गए तो मोबाइल पर रजिस्ट्रेशन न होने की वजह से हमको टीका लगाने से मना कर दिए। अब हमारे पास खाने के तो पैसे हैं नहीं, फोन कहाँ से लेकर आए? पिताजी, आप चिंता ना करें, सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन सुबह केशव जल्दी उठकर तैयार हो जाता है और वैक्सीनेशन शिविर पर जाता है। वहाँ एक आदमी बैठा होता है। साहब, कोरोना की दवाई लगवानी है हमको। रजिस्ट्रेशन दिखाओ। हमारे पास रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो जाओ पहले अपने फोन से रजिस्ट्रेशन करवाओ। पर साहब, हमारे पास फोन नहीं है। तो वैक्सीनेशन नहीं हो सकता। तो क्या साहब, हमको दवाई लगवाने का हक नहीं है? इस महामारी में हमारे पास खाने को नहीं है और आप मोबाइल लेने की बातें कर रहे हैं। क्या हमारी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है? आप हमारी मदद करवा सकते हैं। देखो, मुझे कोई समाज सेवा नहीं करनी है और तुम अपना भाषण कहीं और जा करके दो। चलो जाओ यहाँ से। आदमी केशव को भगा देता है। वहीं पास में खड़े एक डॉक्टर राम ये सारी बातें सुन रहे होते हैं। उनको केशव की हालत पर दया आ जाती है और वो केशव के पास जाकर बोलते हैं, तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? केशव। अच्छा, तुम अपना आधार कार्ड लेकर आ जाओ, मैं तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कर दूंगा। उसके बाद तुम भी कोरोना की दवाई लगवा पाओगे। साहब, मुझे नहीं लगवाना है, आप तो बस मेरे पिताजी और उनके 2 दोस्तों का रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। अच्छा, जाओ, तुम उनको अपने साथ लेकर आ जाओ और हाँ, उनके आधार कार्ड भी साथ लेकर आना। केशव जल्दी जल्दी जाता है और किशन, रमेश और श्याम को लेकर आ जाता है। राम उन तीनों का रजिस्ट्रेशन कर देता है और केशव से बोलता है, लाओ अपना आधार कार्ड दो, मैं तुम्हारा भी रजिस्ट्रेशन कर देता हूँ, तुम भी वैक्सीन लगवा लेना। नहीं साहब, आप बहुत अच्छे हैं,
पर हमारे गांव में और भी बूढ़े मजदूर हैं। इस दवाई की मुझसे ज्यादा उन्हें जरूरत है, इसलिए आप मेरी जगह किसी और का रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। केशव की बातें सुन राम को उस पर बहुत गर्व महसूस होता है। राम केशव से बोलता है, तुम्हारे जैसे नौजवानों की सोच ही हमारे देश को इस महामारी से आजाद करवाएगी। अच्छा, तुम मेरा एक काम करोगे? जी साहब, बोलिए। तुम गांव के हर उस आदमी के नाम की लिस्ट मुझे बनाकर लाकर देना जिनको वैक्सीन करवाना है, पर उनके पास फोन नहीं है। मैं और मेरे दोस्त एक समूह बनाकर ऐसे लोगों की मदद करेंगे। अगले दिन केशव राम को लिस्ट बनाकर लाकर देता है। राम और उसके दोस्त ऐसे लोगों की मदद कर उनका वैक्सीनेशन कंप्लीट करवाते हैं। अगर सभी लोग मिलकर एक दूसरे की मदद करें तो कोई भी चीज असंभव नहीं है। कोरोना की बीमारी से सभी त्रस्त हैं। क्या गांव, क्या शहर, ये सभी को अपनी चपेट में ले रहा है। लेकिन राहत की बात यह है कि इसकी वैक्सीन आ गई है। लेकिन इस वैक्सीन को लेकर कुछ लोगों के मन में अभी भी बहुत शंका है। जमालपुर गांव के रहने वाले मास्टर आत्माराम इस वैक्सीन से जुड़ी बेसिर पैर की भ्रांतियों को दूर करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। वो लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूक भी कर रहे हैं। लेकिन इसी गांव के वल्लभकांत को मास्टर जी की बात ही बेसिर पैर की लगती है। अरे मास्टर जी, जिसको जो होना है वो तो होगा ही। ये वैक्सीन क्या कर लेगी? अरे वैक्सीन इस बीमारी से बचाएगी। बचाएगी या ये और मुसीबत में फंसाएगी? क्या मतलब? मास्टर जी, मैंने तो सुना है कि ये वैक्सीन कोई काम की नहीं है। उल्टा इसे लगाने के बाद लोगों को तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं। मैंने तो ये भी सुना है कि वैक्सीन कंपनी वाले सिर्फ पैसा कमाने के लिए इसका फालतू में प्रचार कर रहे हैं। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो वल्लभकांत? हमारे डॉक्टरों ने बहुत रिसर्च के बाद इसे बनाया है। इसका डोज कोरोना के खतरे को कम करेगा। लेकिन वल्लभकांत ने तो मन बना लिया था कि वो मास्टर जी की बात बिल्कुल नहीं मानेगा और वैक्सीन न तो खुद लगाएगा और न ही अपने परिवार के किसी सदस्य को। आत्माराम जी ने वल्लभकांत के पड़ोस में रहने वाले दीपू को भी वैक्सीन के बारे में बताया। वो तुरंत ही वैक्सीन लेने के लिए तैयार हो गया। कुछ दिनों बाद गांव के अस्पताल में कोरोना की वैक्सीन लगने लगी। लगभग सभी लोगों ने वैक्सीन लिया, लेकिन वल्लभकांत उन वैक्सीन लेने वाले लोगों का मजाक उड़ाता रहा। एक शाम जब दीपू वल्लभकांत के घर के बाहर से गुजर रहा था तो उसने उस पर कमेंट मारते हुए कहा, और भाई दीपू कैसा है? पता है मैंने तेरा नाम चेंज कर दिया है और तेरा एक नया नाम रखा है। नाम चेंज? मैं समझा नहीं। अरे वो कोरोना की वैक्सीन ले ली है तुमने। तुम्हें और तुम्हारे परिवार वालों को तो अब कुछ नहीं होगा। तो तुम अब दीपू कहाँ रहे? तुम तो अमर हो गए ना। तो आज से तुम्हारा नाम अमर। ये बात बोलकर वल्लभकांत खिलखिलाकर हंस पड़ा। दीपू बेचारा वहां से सिर झुकाए चला गया। वल्लभकांत इसी तरह पूरे गांव में उन लोगों का मजाक उड़ाता जिन्होंने वैक्सीन ले ली थी। जिन्होंने नहीं ली थी उन्हें वो वैक्सीन के लिए भड़काता। वल्लभकांत एक आदमी से बातें कर रहा है। चौरसिया, पागल है क्या तू? किसने कह दिया तुझे वैक्सीन लेने के बाद कुछ नहीं होगा? भैया, आत्माराम जी तो यही कह रहे थे। देख भाई चौरसिया, आत्माराम जी अब बूढ़े हो गए हैं। तुम्हें पता है ना, ज्यों ज्यों आदमी की उम्र बढ़ती जाती है वो सठियाने लगता है। आत्माराम जी पूरी तरह सठिया गए हैं, जो इन वैक्सीन कंपनी वालों के जाल में फंस रहे हैं। जाल में? चौरसिया, मेरे पास पक्की खबर है, ये वैक्सीन एकदम बेकार है। मैंने तो सुना है इसे लगाने के बाद कुछ लोग भगवान को प्यारे हो गए। देख, तेरी अभी नई नई शादी हुई है
अगर तुझे कुछ होगा तो तेरी बीवी को क्या आत्माराम जी रोटी खिलाएंगे? चौरसिया वल्लभकांत जी की बातों में आ गया। वल्लभकांत जी के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान आ गई। कुछ दिनों बाद बाकी देश के बाकी जगहों की तरह जमालपुर गांव में भी कोरोना की दूसरी लहर आ गई और लोगों को अपना शिकार बनाने लगी। दीपू को भी कोरोना हो गया। जैसे ही ये बात वल्लभकांत को पता चली तो वो खुशी के मारे उछल पड़ा। उसी दिन उसे आत्माराम जी रास्ते में मिल गए तो जानबूझकर उन्होंने उन पर टोंट मारा। ओहो, अरे बहुत बुरा हुआ आत्माराम जी दीपू के साथ। मैंने सुना बेचारे को कोरोना हो गया, लेकिन उसने वैक्सीन तो ले ली थी ना? हाँ, ली थी। फिर भी हो गया ना? अरे मुझे तो पहले से ही ये मालूम था। आप भी उन वैक्सीन वालों की बड़ी वकालत किया करते थे। अब किस मुंह से करेंगे उनकी वकालत? मेरी मानिए तो आप गांव छोड़ दीजिए, क्योंकि अब तो कोई आपकी बात मानने से रहा। आत्माराम जी ने वल्लभकांत की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। ये बात तो सही थी कि दीपू को वैक्सीन लेने के बाद भी कोरोना हो गया था, लेकिन ये बात भी सही थी कि उसकी तबीयत वैक्सीन लेने के कारण जल्द ही सुधर गई। उसके साथ कुछ भी सीरियस नहीं हुआ और वो पूरी तरह ठीक हो गया। दूसरी ओर कोरोना की इस लहर ने वल्लभकांत के घर को भी अपने कब्जे में ले लिया। उसकी मां दुर्गावती को बुखार आ गया। वल्लभकांत के पिता सूरजकांत जी पूरी रात अपनी 55 साल की पत्नी दुर्गावती के पास इस उम्मीद में बैठे रहे कि उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी, उनका बुखार उतर जाएगा। लेकिन उनकी उम्मीद पर तब पानी फिर गया जब सुबह उन्होंने अपनी पत्नी को जगाने की लाख कोशिश की, लेकिन वो नहीं जागी। सूरजकांत जी समझ गए कि उनकी पत्नी अब जीवित नहीं है। रात भर रोका आंसुओं का बांध टूट पड़ा। वो अपनी पत्नी के मृत शरीर से लिपटकर रोने लगे। सूरजकांत जी के रोने की आवाज सुनकर उनका बेटा वल्लभकांत, उनकी बहू सरला और उनका 24 साल का पोता कमल कमरे में दौड़े आए। वल्लभ, तुम्हारी बाप नहीं रही, वो हमें छोड़कर चली गई बेटा। वो हमें छोड़कर चली गई। सूरजकांत जी का पूरा परिवार शोक में डूब गया। दुर्गावती की मृत्यु के 2 दिन बाद की बात है। सूरजकांत जी की भी तबीयत नासाज लग रही थी। उनके गले में खराश था। शाम तक उन्हें तेज बुखार भी हो गया। उनके बेटे वल्लभकांत ने उन्हें बुखार की दवा दी। बाबूजी, ये लीजिए बुखार की दवा, सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। सूरजकांत जी ने दवा तो खा ली, लेकिन रात तक तो उनकी हालत बहुत बुरी हो गई। उन्हें सांस लेने में बहुत दिक्कत होने लगी। घर वाले कुछ समझ पाते उसके पहले ही सूरजकांत जी भी स्वर्ग से धार गए। 2 दिन में घर में 2 मौतें हो गई थी। वल्लभकांत को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हुआ। उसी दिन जब वो शमशान घाट से अपने पिता का भी अंतिम संस्कार कर लौटे तो उनके बेटे को भी बुखार आ गया। उन्होंने उसे बुखार की दवा दी। उनका बेटा कमल दवा खाकर सो गया। वो चुपचाप घर के आंगन में बैठे रो रहे थे, तभी आत्माराम जी वहां आए। हिम्मत रखो वल्लभकांत, सब ठीक होगा। वैसे बुरा ना मानो तो एक बात कहूं, तुमने अपने माता पिता का टेस्ट करवाया था जब उन्हें बुखार आया था? अरे बुखार में कैसा टेस्ट, ये तो 1-2 दिन बाद खुद ब खुद ठीक हो जाता है। वल्लभकांत, ये मामूली बुखार का समय नहीं है, कोरोना का है। तुम्हें ये बात समझ नहीं आती। आप फिर से कोरोना कोरोना करने चले आए। अब बोलिएगा वैक्सीन भी ले लो। अरे वैक्सीन कंपनी वाले आपको कमीशन देते हैं क्या? वो ये बोल ही रहा था कि वल्लभकांत की पत्नी सरला भागती हुई उसके पास आई। कमल की तबीयत बिगड़ती जा रही, वो सांस भी नहीं ले पा रहा है। वल्लभकांत, कमला और आत्माराम तीनों भागते हुए घर के अंदर गए। अंदर कमल की हालत बहुत ही खराब थी। वो जमीन पर गिरकर छटपटा रहा था। पिताजी, मुझसे सांस नहीं ली जा रही है।
ब, 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 बात बात भी नहीं कर पा रहा। पिताजी पिताजी पिताजी। वल्लभकांत, कमल का ऑक्सीजन लेवल गिर गया है। तुम्हारे पास ऑक्सीमीटर है क्या? तुम्हें तो मैंने कहा था खरीदने के लिए। मैंने तो कुछ भी नहीं खरीदा। आत्माराम खुद भागते हुए अपने घर गए और वहां से ऑक्सीमीटर लेकर आए। उसने ऑक्सीमीटर में कमल का ऑक्सीजन लेवल चेक किया तो 90 से भी कम था। वल्लभकांत, हमें कमल को लेकर तुरंत अस्पताल जाना होगा। इसे ऑक्सीजन की सख्त जरूरत है। अगर सही समय पर ऑक्सीजन नहीं मिला तो कुछ भी हो सकता है। वे लोग कमल को लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन एक तो गांव का अस्पताल, वहां सुविधाएं भी कम और कई सारे मरीजों पर एक ही डॉक्टर। न तो कमल को बेड मिला और न ही ऑक्सीजन सिलेंडर। उसकी तबीयत लगातार बिगड़ती ही जा रही थी। तभी आत्माराम की नजर हेड डॉक्टर पर गई। हेड डॉक्टर आत्माराम को पहचानते थे। आत्माराम ने उनसे सारी बात कही। अस्पताल में बेड तो सचमुच एक भी खाली नहीं था। डॉक्टर साहब ने जमीन पर ही बेड की व्यवस्था की और कमल को भर्ती कर लिया। उसे तुरंत ऑक्सीजन का सपोर्ट दिया गया। आत्माराम जी, आप सही समय पर इसे ले आए, नहीं तो शायद इसे बचाना मुश्किल हो जाता। डॉक्टर की बात सुनकर वल्लभकांत ने आत्माराम जी की तरफ पश्चाताप भरी निगाहों से देखा। तभी डॉक्टर ने कहा कि पता है आत्माराम जी, हम लोग भी अपनी गलती के कारण इस बीमारी को और ताकत दे रहे हैं। अब इसकी वैक्सीन आ गई है, फिर भी लोग नहीं ले रहे हैं। जानते हैं, अगर इस लड़के ने वैक्सीन ली होती तो ये इस तरह मृत्यु के कगार पर नहीं पहुंचता। वल्लभकांत चुपचाप खड़ा सब सुन रहा था। उसे वो सब बातें याद आ रही थीं जो वो आत्माराम जी को नीचा दिखाने के लिए कहा करता था जब वो वैक्सीन की बातें करते थे। उसकी आंखें उन बातों को याद करके गीली हो रही थीं। वो आत्माराम जी के पैरों पर गिर पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए आत्माराम जी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये मेरी ही गलती का परिणाम है कि मेरा बेटा आज इस स्थिति में है। मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपकी नसीहत और वैक्सीन का बहुत मजाक उड़ाया। कोई बात नहीं वल्लभकांत, जब जागो तभी सवेरा।